मेरी एक याद है जब मैं भाभी के साथ बाजार गया था। उस वक्त मेरी उम्र 12 साल थी। हम एक दुकान पर गए जो तहखाने में थी। काफ़ी अंदर जाकर आखिरकार पहुँचे। वहाँ लोग कम ही जाते थे। जब हम पहुँचे तो वहाँ एक पठान आदमी था जिसकी उम्र तकरीबन 35 या 40 साल के करीब थी, और एक लड़का था जिसकी उम्र तकरीबन 24 साल होगी। हम अंदर ही गए थे। वो पठान खुशी से बोला, आओ भाई आओ, कैसे आना हुआ। भाभी ने सब पठान से कहा। हमारा तो वो जाके कह दिया कि मैं ठीक हूँ, हम तो अच्छे हैं। एक दो जमलों में एक दूसरे की खैर खैरियत पूछ ली। फिर उसने दूसरे छोटे लड़के को कहा, सुनो जाओ, बाजी के लिए चाय ले आओ। वो बाहर मार्केट के दूसरी तरफ से अच्छी वाली चाय लाना। लड़का हल्के से मुस्कुराकर चल दिया। भाभी भी हंसकर बोले, ये क्या बात है, इतनी दूर से चाय मंगवाई जा रही है। पठान ने कहा, हाँ आज मौके मिला है, आपकी खिदमत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भाई ने कहा, अच्छा अगर मैं कहूँ आज कोई खिदमत नहीं करनी। पठान बोला, नहीं ऐसा मत कहो, हम तो पहले ही मर रहे हैं, 2 महीने से घर नहीं गए। भाभी हल्के से मुस्कुराकर बोले, तो लगता है दिमाग को चढ़ गई है। पठान, हाँ आपकी ठीक है, माले पता नहीं कहाँ कहाँ चली गई है, पता नहीं सकता, खुद देख लेना। भाभी साहबा, सच है, दुकान बिल्कुल भरपूर थी, कोई जगह खाली नहीं थी। एक बड़ा सा काउंटर था जिसके अंदर वो खड़ा था। मैं और भाभी बाहर वाली तरफ टेबल पर बैठे थे। उसने भाभी से कहा, अंदर आ जाओ, देख लो जो लेना है। काउंटर काफ़ी ऊंचा था। पठान के पैट के नीचे कुछ दिखाई नहीं देता था। भाभी उठी और अंदर चली गई। मुझे मोबाइल पकड़ा दिया। मैं साने वाली गेम खेलने लगा। भाभी और पठान अंदर थे। भाभी अलमारी की तरफ मिना करके हंसने मजाक करने लगे और कभी उसके करीब जाकर बैठ जाते, कभी यहाँ कभी वहाँ होती रहें। फिर मैंने देखा भाभी का बाजू हल रहा था। उम्मीद से ज़्यादा देर तक वही रख गया था, जैसे कोई चीज़ पकड़ के आगे पीछे कर रही हो। फिर मुझे आवाज़ देकर बोली, सुनो अगर कोई फ़ोन आए तो मुझे बताना, और अगर और चीज़ें वगैरह देखनी हो तो घूम लो। मैंने कहा, नहीं भाभी, मुझे गेम खेलनी है। भाभी बोले, चलो ध्यान से खेलना। पठान काउंटर पर दोनों बाजू रख के मेरी तरफ देख रहा था और कह रहा था, अगर यहाँ कोई चीज़ पसंद ना आए तो काउंटर के नीचे वाले हिस्से में देख लो, वहाँ भी काफ़ी सामान पड़ा है। भाभी बोले, हाँ मैं भी सोच रही हूँ कि नीचे बैठ के देख लूँ, कहीं कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। और मेरी तरफ देखकर कहा, तुम किस शर्ट की बात कर रहे थे? मैंने कहा, नीला रंग। तो बोली, अच्छा तुम खेल लो, मैं ढूंढ कर लाती हूँ। इतने में पठान बोला, हाँ वहाँ नीचे ही पड़ी होगी। सारी बातों के बाद भाभी अब आराम से नीचे बैठ गई। काउंटर के दाएं तरफ शीशा लगा हुआ था जहाँ से भाभी मुझे नजर आ रही थी। दरवाजे की जगह छोड़ दी थी। पहले मैंने इतना गौर नहीं किया कि भाभी क्या कर रही है। फिर जब पठान के चेहरे के तासरात बदले तो मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज़ निकली, हाँ मारा आराम से, डांट ना लगे तो कुछ नहीं बोला। फिर हल्की सी पठान के जिस्म में हरकत होती रही, जैसे वो थोड़ा आगे पीछे हो रहा हो। भाभी की खानिसने और खाने की आवाज़ आई। थोड़ी देर बाद जब मैंने पठान से नज़र बचाकर आईने में देखा तो मुझे कुछ अजीब सा लगा, जैसे भाभी हल रही हो। मैं पानी पीने के बहाने उठा और बाहर पड़े कूलर से पानी पिया, जैसे भाभी हल रही हो। मैं पानी पीने के बहाने उठा और बाहर पड़े कॉलर से पानी पिया और पठान रख गए थे। फिर मैं अपनी पहली जगह से थोड़ा आगे बैठ गया, जहाँ से आईने में अंदर साफ नज़र आ रहा था। भाभी क्या कर रही है, ये देख कर मैं हैरान रह गया कि भाभी ने फिर पठान से हल्की आवाज़ में कहा, बस हो जाएगा वरना हो जाएगा। उसने अपना मना साफ किया, बाल सनवारे और आराम से एक शर्ट उठाकर खड़ी हुई और नरम लहजे में बोली, देखो ये ठीक है। मैंने कहा, अब खुद देख लो। इतने में पठान बोला, रख जाओ, मैं ढूंढता हूँ, और नीचे बैठ गया। अब भाभी काउंटर पर दोनों हाथ रखकर खड़ी हो गई और मुझसे पूछा, काल तो नहीं आई? मैंने कहा, नहीं भाभी, कोई नहीं आई। भाभी बोली, अच्छा चल लो तुम खेल लो, और साथ ही थोड़ा हिलाई जैसे टांगे खोल रही हो। मुन्ना से बस हल्की आवाज़ निकली और देखने लगी। कहने को तो नहीं हो रहा था। मैंने सर हिला दिया, बोली, थोड़ी देर में चलते हैं, अच्छे से कपड़े देख लो। हाथ नीचे ले गई और हल्का सा मड़ के पीछे देखने लगी। मैंने आईने में देखा तो बस देखता ही रह गया, क्योंकि पठान ने भाभी से हल्की सी आवाज़ में कहा, अब उसका क्या करना है? मेरी तरफ इशारा था। भाभी ने कहा, कुछ नहीं, बस वो कुछ नहीं बोलेगा, बाहर से कोई ना आ जाए, देख लेना, उसकी खैर है। भाभी, मैं जो कह रही हूँ बस शौर मत करना और ज़ोर से भी मत लगाना। आज गुजारा कर लो, कल फिर आगे, अब जल्दी करो, कोई आ ना जाए। मुझसे कहा, बेटा बात सुनो। मैंने कहा, जी। इनकल वैसा करो कि बाहर वाली गली की लाइट्स बंद कर दो, फजूल चल रही हैं।
मैंने बाहर की लाइट्स बंद की और वापस आके बैठ गया। पठान ने फ़ोन निकाला और सानी को कॉल की और कहा, हाँ कहाँ हो? आगे से पता नहीं क्या जवाब आया। फिर बोला, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट। अब मैं तो परेशान हूँ। चलो ठीक है भाई। कौन था वही लड़का जो सानी था? बाहर खड़ा किया। वैसे तुम्हारा दीवाना हो गया है? कहता है मेरा भी कुछ। भाभी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। फिर पठान ने अंदर भी आधी से ज़्यादा लाइट्स बंद कर दें। अब काफ़ी अंधेरा है। मैं अपने गेम में मसरूफ़ था। उन्होंने मौका का पूरा फ़ायदा उठाया। जाओ जल्दी, वरना बंद कर देगा। जूते पहन लिए थे। जाओ। जिन्हें में उठा, जी भाभी। और जैसे ही दुकान के बाहर आया, रख गया क्योंकि लाइट्स पहले ही बंद थीं। मुझे कोई देख नहीं सकता था। जब मैं बाहर रखा तो अंदर से तप तप की आवाज़ें आने लगीं। पठान बोला, अच्छा क्या बच्चे को भेज दिया? मुझे तुम्हारे जज्बात का अंदाज़ा हो रहा था। अब जल्दी करो। पठान ने कहा ना, मेरे पास 7 मिनट हैं। और कुछ ही देर में पठान की सांसें बाहर तक सनाई देने लगें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। शौहर घर पर मौजूद नहीं था। इसका दोस्त जो हमेशा मुझे ऐसे देखता जैसे आंखों ही आंखों में कोई बात कर रहा हो, मेरे दरवाजे पर दस्तक देने आया। मैं पहले ही समझ चुकी थी क्योंकि उसकी नज़रों में हमेशा कुछ बेचैनी सी होती थी। हकीकत तो ये थी कि वो मेरे शौहर से ज़्यादा ज़हीन और खुश नज़र आता था और मेरा दिल चुपके चुपके उसकी तरफ मुड़ता था। जब दरवाज़ा खटखटाया गया तो मैंने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, बहन जी, मैं साहिल हूँ। मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज़ हो गई। इसने पहली बार मुझे बहन जी कहा था और इस लफ्ज़ में एक अजीब सी बात थी। एहसास हो रहा था वो कुछ और ही कहना चाह रही थी, जैसे उसकी नज़र कुछ और ही बात कह रही हो। मैंने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। मैंने अपना चेहरा थोड़ा उदास बना लिया और बीमार होने का तासिर दिया। आहिस्ता से कहा, मेरी कमर में बहुत दर्द है। साहिल मुस्कुराते हुए बोला, अगर आप चाहें तो मैं मरहम लगा देता हूँ, दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मेरी सांस रुक गई। मैं जानती थी कि वो हकीकत में क्या कहना चाह रहा है, लेकिन मेरा दिल भी तो वही चाहता था। मैंने सिर्फ सिर हिलाया और वो अंदर आ गया। कमरे का माहौल बिल्कुल बदल गया। उसने मरहम लगाया, निकाला और अपनी अंगली पर थोड़ा सा लगाया। वो मेरे करीब आकर बैठ गया। इसका चेहरा बिल्कुल मेरे सामने था। इसकी सांस मेरी गर्दन को छू रही थी। जैसे ही उसने मेरी कमर पर मरहम लगाना शुरू किया, मेरी सांसें तेज हो गईं। इसकी अंगलियों का लम्स सीधा मेरे दिल तक पहुंच रहा था। कभी वो हल्का सा दबाता, कभी ज़्यादा। मैंने आंखें बंद कर लीं और अपने होंठों को दांतों के नीचे दबा लिया। साहिल ने आहिस्ता से कहा, भाभी जान, लगता है मुरहम अपना काम कर रहा है। इसकी मुस्कुराहट, इसकी नज़रें, सब कुछ मेरे काबू से बाहर हो रहा था। मैं खामोश थी, लेकिन मेरे जिस्म के अंदर सारा जिस्म कांप रहा था। उसकी अंगली कभी नीचे चली जाती, कभी ऊपर। मैंने उसका हाथ रोकना चाहा मगर रोक न सकी। कमरे में सिर्फ मेरी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। साहिल करीब आया और आहिस्ता से बोला, मैं जानता हूँ तुम भी यही चाहती हो, बस एक बार कह दो। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही बेचैनी थी जो मैं पहले भी महसूस करती थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस नज़रें झुका लें। वो मेरे मेज़ पर हाथ रखा और करीब आ गया। अब हम दोनों के दरमियान सिर्फ एक कदम का फासला था। मेरी अंगली उसके हाथ से टकराई और मुझे लगा जैसे बिजली का झटका लगा। हाँ, मैंने आहिस्ता से कहा। साहिल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस भाभी जान, अब मैं समझ गया। कमरे की हवा गर्म हो गई थी। दरवाज़ा बंद था। शौहर घर पर नहीं थे और मैं और साहिल ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां से वापसी मुश्किल थी। साहिल ने मरहम मेज़ पर रखा और सीधा मेरी आंखों में देखने लगा। इसकी नज़रों में ऐसा था जैसे वो मेरे पूरे वजूद को देख रहा हो। मैं खामोश थी, बस होंठ दांतों तले दबाए हुए थे। उसने आहिस्ता से कहा, भाभी जान, आप बोलती क्यों नहीं? आप के चेहरे पर सब कुछ लिखा हुआ है। मेरे लिए संभलना मुश्किल हो रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने अपना दुपट्टा थोड़ा और संभाला और पलटकर उसे देखने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आया। उसके हाथ मेरी कमर पर रख गए। मैं एक लम्हे के लिए संभल
गई, मगर अगले ही पल में मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे मैं भी तैयार हो चुकी हूं। साहिल ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, अभी दर्द कम करना है या ज़्यादा? मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर मैंने कुछ नहीं कहा। उसकी आवाज़, उसका लम्स, सब कुछ मेरे अंदर घूम रहा था। कमरे में सिर्फ लिम्प की हल्की रोशनी थी। इस रोशनी में उसका चेहरा और भी वाज़ेह लग रहा था। मैं उसकी हर हरकत को महसूस कर रही थी, वो कर रही थी। जब उसने दोनों हाथ मेरी कमर पर रखे तो मैंने अपनी सांस अंदर खींच ली। मैंने आहिस्ता कहा, साहिल, और उसने फौरन जवाब दिया, बस भाभी जान, मैं यही था आप के लिए। मुझे लगा जैसे सब कुछ वहीं रख गया हो। इसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जा रहा था और मेरा जिस्म खुद ब खुद नर्म होता जा रहा था। मैंने उसका हाथ थामकर रोकना चाहा, मगर दिल से रोक ना सकी। उसने अपना चेहरा इतना करीब कर लिया कि मैं उसकी सांस महसूस कर रही थी। मेरी आंखों के सामने सिर्फ उसका चेहरा था, उसकी मुस्कुराहट जैसे मुझसे कह रही हो, अब तो तुम मेरी हो। मैंने थोड़ा सा सिर झुका लिया और इस लम्हे में खुद को रोक ना सकी। साहिल ने आहिस्ता कहा, भाभी जान, शोहर को कुछ मालूम नहीं होगा, आप बस आज की रात को यादगार बना दो। मेरी अंगलियां उसके हाथ पर फंस गईं और मैं बस उसे देखती रही। दिल में खौफ भी था, लेकिन इस खौफ से ज्यादा एक अजीब सी खुशी थी। वक्त गुजरता जा रहा था। दरवाज़ा बंद था, घर खामोश था और मैं और साहिल एक लकीर के दोनों तरफ थे। इस लकीर को पार करते ही सब कुछ बदल जाता। मैं हिंसते हुए बस इतना कहा, तुम रोकने वाले तो हो नहीं और मैं रोक पाने वाली नहीं। यही था, सीधा जवाब दिया। फिर देर किस बात की भाभी जान। और जैसे ही उसने मुझे अपनी तरफ खींचना शुरू किया, मेरा सारा काबू टूट गया। साहिल ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। एक लम्हे के लिए लगा जैसे पूरा कमरा घूम गया हो। इसका सीना मेरे बहुत करीब था। इसकी सांस मेरी गर्दन को छू रही थी। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे खुद सुनाई दे रहा था। मैंने उससे भागने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी कलाई पकड़ ली। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अब तो तुम मुझे रोक भी नहीं सकती। भाभी जान, मेरी आंखें नीची थीं, लेकिन होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट खुद ब खुद आ गई। मैं भी तो यही चाहती थी, बस अल्फाज कहने की हिम्मत नहीं थी। साहिल ने एक हाथ से मेरा दुपट्टा संभाला और दूसरे हाथ से मेरी कमर को हल्के से छुआ। अंगलियां थोड़ी सी चोमी और मैं उसकी तरफ करीब आ गई। मैंने आहिस्ता से कहा, साहिल बस करो, लेकिन आवाज़ ऐसी थी जैसे रोकना नहीं बल्कि और बुलाना चाहती हूँ। वो करीब आकर मेरे कान के पास आहिस्ता आहिस्ता बोला, बस एक बार की दो रख लूं, वरना अब मैं रखने वाला नहीं हूं। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने अपने होंठ दबा कर रखे, मगर आंखों में सब कुछ वाज़ेह था। कमरे में सिर्फ लीम अब चल रहा था। रोशनी में उसके चेहरे की हर लकीर तेज नजर आ रही थी। इसकी नज़रें मेरी आंखों से होती हुई होंठों पर रख गईं। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा और बस इतना कहा, तुम्हें समझने के लिए मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। ये सुनकर साहिल ने गहरी सांस ली और मुझे और करीब खींच लिया। अब हमारे दरमियान एक भी फासला नहीं था। उसके हाथ मेरी कमर से थोड़ा ऊपर आ गए और मैंने पलकें बंद कर लीं। इस लम्हे मुझे लगा जैसे सब कुछ रख गया हो। दरवाज़ा बंद, घर खामोश और हम दोनों अकेले। शौहर घर पर नहीं थे और मैं अपने शौहर के दोस्त की बानहों में थी। साहिल ने कहा, भाभी जान, आज के बाद सब कुछ बदल जाएगा। मैंने आंखें बंद किए हुए बस हल्की सी आवाज़ निकाली, जो होना है अब होने दो। और अगले ही लम्हे साहिल ने एक कदम आगे बढ़ाया जहां से वापस आना मुश्किल था। ये कहानी एक ऐसे नाजुक मोड़ की इक्कासी करती है जब इंसान अपने जज्बात और ख्वाहिशात के बीच उलझा होता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे फैसले न सिर्फ हमारी बल्कि दूसरों की जिंदगियों को भी कैसे मुतासिर कर सकते हैं। हर रिश्ते की अपनी एक कदर होती है जिसे हमेशा महफूज रखना चाहिए। इंतकाल के बाद 16 साला दीवर को अपना छोटा बच्चा समझकर उसे अपने साथ बिस्तर पर सलाने लगी।
कुछ दिनों तक मैं हाथ पांव जोड़कर गुजारा करती रही, लेकिन एक रात जब मैंने खुद को सूते हुए देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मेरा नाम बशरी है और कुछ दिन पहले मेरे शोहर इस दुनिया से रुखसत हो गए। मेरे घर में न कोई सास थी और न ही नंद। शौहर का इस दुनिया में वाहिद खूनी रिश्ता यही था। छोटा भाई मैसून था, जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। मैंने मैसून को हमेशा अपने बच्चे की तरह समझा था, लेकिन मैसून मुस्तकबिल में सब कुछ तबाह कर देगा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा दीवर मैसून मेरी शादी के दिन बहुत खुश था और कह रहा था कि उसे एक नई माँ मिल गई है। लेकिन मेरी माँ हमेशा मुझे समझाती थी, बेटा तेरा दीवर तेरे लिए मुहर्रम नहीं है, इससे फासला रखो। कल को जब वो बड़ा होगा तो तुम पर पर्दा लाजिम होगा। अभी से उसे आदत डाल लो कि वो तेरे कमरे में बगैर इजाज़त ना आए। इन बातों को सुनकर मुझे अक्सर लगता था कि वो मैसून के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती हैं और इन बातों पर मुझे गुस्सा भी आता था। लेकिन आज मैं बिल्कुल बेसहारा हो चुकी थी। मेरे शौहर ये दुनिया से चले गए थे। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कभी सोचा भी न था कि मेरा शौहर मुझे अपने 16 साला भाई के हवाले छोड़कर चला जाएगा। रात के 12 बज चुके थे और मैसून अभी तक घर वापस नहीं आया था। शायद वो अपने भाई के रिश्तेदारों के साथ मसरूफ़ था। मैंने ये सोचकर खुद को मुतमईन कर लिया कि अगर वो घर नहीं आएगा तो शायद मैं खुद को ज़्यादा महफूज महसूस करूंगी। मुझे बार बार माँ की बातें याद आ रही थीं। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे दिल में एक अनजान खौफ सा होने लगा। बाहर से मैसून की आवाज़ आई, भाभी दरवाज़ा खोलो। मैं हूँ। मैं हचकचाते हुए दरवाज़ा खोला। आज मुझे घर सुनसान और खाली सा लग रहा था, जैसे मैं किसी जंगल में खड़ी हूँ। मैसन मुझे एक छोटे से भेड़िए की माँ लगने लगा। पता नहीं क्यों मैं उसके बारे में इतना सोचने लगी थी। उसने कहा, भाभी आपने खाना खाया? वो मेरी मासूमियत को देखते हुए पूछा और एक हाथ में थैला पकड़े था जिसमें चावल थे। उसने प्लेट में चावल निकाले और मेरे सामने रख दिए। फिर बोला, भाभी मुझे खाना पकाना नहीं आता तो मैंने आपके लिए बाहर से ले आया हूँ। आप यूं भूखी ना रहें। मैं अपने भाई के बाद अपनी माँ को खूना नहीं चाहती थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो मुझे माँ कह रहा था, लेकिन माँ की बातें बार बार मेरे जहन में घूम रही थीं। मैसवान ने कहा, भाभी आप फिक्र मत करें, मैं आपका सहारा बनूंगा। प्लीज़ आप उस घर से मत जाएं। इसकी बातें बहुत जज्बाती थीं, लेकिन मेरे जहन में बेशुमार खदशात उठ रहे थे। फिर उसने कहा, भाभी आप इस कमरे में सो जाएं। दूसरा कमरा सीढ़ियों के करीब है और मुझे लगता है कि आपको वहां नहीं सोना चाहिए। अब गांव में सबको पता चल गया है कि भाभी का शौहर फौत हो गया है और कोई भी नेक नीति से हमारे घर आ सकता है। मुझे हैरत हुई कि इतनी छोटी उम्र में मेज़बान ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन इस वक्त उसकी बात ठीक लगी। मैं उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसके कमरे में चली गई। हालांकि उससे पहले वो मेरे शौहर के कमरे में रहता था, इसलिए सब कुछ मेरे लिए नया और अजीब था। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, अचानक मेरी नज़र एक चीज़ पर पड़ी जिसने मेरे कदम जमा दिए। जाहिर है मेज़बान 16 साल का बच्चा ही लगता था, लेकिन मेरी माँ की बातें सच साबित हो रही थीं, क्योंकि जो कुछ सामने था वो किसी बड़े और समझदार शख्स की हरकत लग रही थी। कमरे के अंदर मेज़बान के हाथों मेरी कीमती ज़्यूरात देखकर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने ये ज़्यूरात एहतियात से ताले में बंद कर रखे थे, लेकिन ये सब चीज़ें मैसून तक कैसे पहुंच गईं? ये सब मेरे लिए बहुत हैरानकुन और झंझलाहट पैदा करने वाला था। मैंने दिल में सोचा कि सुबह होते ही इस बारे में मैसून से पूछूंगी, लेकिन इस वक्त मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैंने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया और सोने की तैयारी करने लगी। पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। हालांकि पिछले 2 दिन से मुझे इतनी नींद नहीं आई थी, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा था जैसे खाए हुए चावलों की वजह से हूँ। मेरी आंखों पर नींद छा गई थी। मैंने दिल में सोचा कि चावल खाने से नींद तो नहीं आएगी, लेकिन सोचने का मौका ही नहीं मिला। जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। मैं हैरान रह गई कि आज मुझे इतनी नींद कैसे आ गई। हालांकि 2 दिन से मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी,
लेकिन आज चावल खाने के बाद मेरी आंखें ऐसे बंद हो गईं जैसे किसी ने शराब पिला दी हो। मैं हैरान हो रही थी कि ऐसा होना चाहिए नहीं था। फिर बार बार यही ख्याल आ रहा था कि कहीं मून के लाए हुए चावल खाकर मैं बेहोश तो नहीं हो गई। फिर मैंने दिल में सोचा कि आखिर मून ऐसा क्यों करता है? उसे क्या ज़रूरत थी ऐसा करने की? जब मैं आंखें मिलाकर कमरे से बाहर निकली तो मैंने मैसून को किचन में चाय बनाते देखा। उसे देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। उसने पूछा, भाभी, क्या आप रात को जल्दी सो गई थीं? आपको अच्छी नींद आई थी ना? मैंने तेज जवाब दिया, हाँ, आज मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई थी। वो फौरन बोला, तो क्यों नहीं आए? मैंने आपके चावलों में नींद वाली गोली मिला दी थी। मैंने अपने दोस्त को बताया कि मेरी भाभी को नींद नहीं आती, तो उसने कहा कि तुम उनके खाने में नींद की गोलियां मिला दिया करो, इससे वो आराम करेगी, वो सो जाएगी। मैं हैरान रह गई कि मेवान इतनी बड़ी हरकत कैसे कर सकता है। मैंने सख्ती से कहा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम ऐसा कैसे सोच भी सकते हो? तुम अपनी भाभी को बेहोश करना चाहते थे। वो फौरन बोला, नहीं भाभी, मैं तो आपको अच्छी नींद देना चाहता था। देखें, आप ताज़ा दम लग रही हैं। ये लो, चाय पी लो। इसने चाय मेरे सामने रखी तो मैं शक में पड़ गई। मैंने कहा, तुमने उसमें भी कुछ मिला दिया है क्या? वो फौरन बोला, अल्लाह की कसम नहीं भाभी, मैंने तो आपकी अच्छी नींद के लिए गोलियां डाल दी थीं। भाभी, अगर आप कहीं तो यह चाय मैं खुद तुम्हारे सामने पी लेता हूँ, बल्कि हम दोनों आधा आधा पी लेते हैं। फिर मैसून ने उसी कप से चाय पीकर मुझे दिखाया तो मैं यकीन कर बैठी। मैंने कहा, ठीक है, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे बारे में शक में मुब्तला हो जाती हूँ। जब मैं अपने छोटे भाई और मैसों का चेहरा देखती तो उसकी मासूमियत पर यकीन आ जाता था, क्योंकि वाकई उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा मासूमियत थी। आज मैंने उसे कुछ नहीं कहा था। जांचना चाहती थी कि मेरे अमूश रहने पर उसका रद्द अमल किया होगा। अलबत्ता आज मैंने जो कुछ उसके कमरे में देखा था उसकी कोई माफ़ी नहीं थी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। साल की एक खूबसूरत औरत हूँ। मैं 2 जवान बेटों और एक इकलौती बेटी की माँ हूँ। मेरी बेटी मेरी आंखों का तारा है। बहुत प्यार से पाली है, हर खुशी उसकी झोली में डालने की कोशिश की है। मेरी बेटी की शादी हो गई है। अभी शादी को सिर्फ 3 महीने हुए थे। दामाद का रिश्ता आया तो मैंने पहली नज़र में ही उसे पसंद कर लिया था। बाकी बातें मेरे शौहर और बीवी दोनों ने देख लें और सब राजी हो गए। बेटी की शादी हो गई। शादी के बाद जब बेटी वापस आई तो उसके चेहरे पर सुकून देख कर मैंने गहरी सांस ली। कुछ महीने बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन मैंने देखा वक्त के साथ मेरे दामाद का रवैया बदलने लगा। बेटी की आंखों में आंसू आने लगे। शुरू में मैंने सोचा शायद कोई मामूली बात है, मगर अब मैं देख रही थी कि बात बहुत बढ़ रही है। मैं बेटे की तकलीफ देखकर खामोश नहीं रह सकी। इसीलिए मैंने अपने दामाद को घर बुलाया। दोपहर का वक्त था। मेरा शोहर बीमार था, उस लिए अपने कमरे में सो रहा था। मेरा बेटा ऑफिस में था। घर में मुकम्मल सुनाटा था। जब मेरा दामाद घर आया तो मैंने उसे ड्राइंग रूम में बैठा दिया। मैंने कुछ खाने पीने का सामान रखा और सीधा अपने नीचे आ गई। मैंने कहा, बेटा, तुम्हारा रवा मेरी बेटी के साथ कुछ अजीब हो रहा है। क्या कोई बात हुई? दामाद ने मेरी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, ऐसी कोई बात नहीं। और फिर उसने मुझे एक ऐसी बात कही कि सुनकर मेरे पांव तले जमीन निकल गई। दामाद ने कहा, सच ये है कि मैंने आपकी बेटी से शादी आपकी वजह से की है। दामाद की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, तुम्हारा ये बात करने का क्या मतलब है? वो बोला, मुझे आप पसंद आए थे, लेकिन जाहिर है आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे भी हैं। मैंने आपकी बेटी से शादी इसलिए की कि आपके करीब रह सकूं, आपके साथ वक्त गुजार सकूं। सुनकर मेरा दिल जैसे रख गया था। दामाद ने बात आगे बढ़ाई और कहा कि मुझे आपकी बेटी में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर आप मुझे न मिलें तो याद रखें कि मेरा और आपकी बेटी का ताल्लुक सिर्फ नाम का ही रहेगा। दामाद की ये बात सुनकर मैंने उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि ये गलत है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मगर दामाद हंस कर बोला, तुम भी एक औरत हो और मेरा दिल रिश्तों से आज़ाद है। फैसला तुम्हारे हाथ में है। ये कहकर वो उठा और हमारे घर से चला गया। वो जाने के बाद मैं ख्यालात के समंदर में गरक हो चुकी थी। एक तरफ 2 की खुशी और घर का मसला था और दूसरी तरफ ये अजीब शर्त थी। लेकिन बाद में जो अज़्म और इरादा मैंने देखा, उसके बाद मुझे अंदाज़ा
हुआ कि ये पीछे हटने वाला नहीं था। दामाद के जाने के बाद मैं काफ़ी देर तक ड्राइंग रूम में बैठी रही। मैं सोच रही थी कि मैं क्या सुन रही हूँ। वो दामाद जिस पर मैंने एतमाद किया था, वो मेरी बेटी का शौहर, वो मुझसे ऐसी बात कर रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि ये नाकाबिल कबूल बात है, लेकिन मेरा दिमाग मुसलसल बेटी की आंखों में बहते हुए आंसुओं को देख रहा था। वो आंसू दिखा रहा था। दामाद की धमकी बिल्कुल साफ थी। अगर मैंने उसकी बात न मानी तो वो मेरी बेटी से दूर हो जाएगा और फिर मेरा घर और मेरी बेटी का घर बिखर जाएगा। शाम हो रही थी। मैं खिड़की के पास खड़ी बाहर अंधेरे को देख रही थी। मेरी जिंदगी में काफी अरसे से ऐसा ही अंधेरा छाया हुआ था। मेरा शौहर बीमार था। इनका ज्यादा वक्त बिस्तर पर गुजरता था। घर की रौनक जैसे खत्म हो गई थी। मैं एक औरत थी। मेरे भी जज्बात थे, लेकिन मैंने कभी उनके बारे में सोचने की जरूरत महसूस नहीं की। मुझे दामाद की बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो दूसरी तरफ अंदर कहीं एक खालीपन जाग रहा था। मैंने सिर झटका और खुद को समझाया। फिर किचन में जाकर बैठ गई। बेटे के लिए खाना बनाने लगी, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। इतने ज्यादा कांप रहे थे कि सालन बनाते बनाते सालन बाहर गिर रहा था। इस रात में बहुत देर तक जागती रही। दिमाग का वो चेहरा बार बार मेरे सामने आ रहा था, खास तौर पर वो अल्फाज कि ये शादी तुम्हारे लिए की है। अगले 2 दिन मैंने उस मामले पर किसी से बात नहीं की। ये ऐसी बात थी कि अगर किसी ने सुन ली तो न सिर्फ मेरा बल्कि बेटी का घर भी तबाह हो सकता था। जानती थी कि मुझे इस बात का फैसला अकेला करना था। 3 दिन के बाद शाम का वक्त था। मैंने खुद को फ़ोन किया। मेरी आवाज़ में वो शर्म थी जो किसी माँ को अपने बेटे से बात करते हुए महसूस हो सकती है। मैंने गहरी सांस ली और फिर कहा, मैंने बहुत सोचा। बेटी की खुशी और अपने घर की खातिर मैं तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूँ। मैंने कहा, हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने कहा, ये सब सिर्फ एक बार होगा। उसके बाद तुम मेरी बेटी के साथ पहले जैसा सलूक करोगे। मैं ये कदम सिर्फ अपनी बेटी के लिए उठा रही हूँ। वो जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, आप फिक्रमंद क्यों हैं? नहीं करना चाहिए। जब वजह बदल जाएगी तो मेरा रवैया खुद ब खुद बदल जाएगा। खैर, ये बात कहने के बाद मैंने फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज थी, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा फैसला कर लिया हो। अगली सुबह में देर तक बेखाबी में पड़ी रही। बार बार यही सवाल जहन में आ रहा था कि तुम क्या कर रही हो, मगर फिर बेटी का मासूम चेहरा और आंखों में आंसू याद आ जाते तो मैं अपना दिल मजबूत कर लेती। दोपहर को मेरे दामाद का फ़ोन आया। कहने लगा, कल आपकी बेटी फार्मिंग हाउस जा रही है। सुबह 11 बजे निकलेगी और शाम को वापस आएगी। मैं जा रहा हूँ, आप मेरे घर आ सकती हैं। ये सुनकर मेरे हाथ कांप रहे थे। ये वो लम्हा था जिसकी तरफ मैं पिछले कई दिनों से बहुत आगे बढ़ रही थी। मैंने कहा, ठीक है, मैं कल तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मेरी बेटी के घर से निकलते ही मुझे कॉल कर देना। अगला दिन जैसे बहुत लंबा हो गया। मैं सुबह से अजीब सा महसूस कर रही थी। न किसी से ज्यादा बात की, न घर के मामूल के काम किए। जब बेटी तैयार होकर पड़ोसियों के साथ बाहर निकली